आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद की लिखी एक बहुत ही दिलचस्प और व्यंग्यात्मक कहानी पर बात करेंगे। कहानी का नाम है लॉटरी। नमस्कार। और ये कहानी वाकई कमाल की है। ये दिखाती है कि कैसे रातों रात अमीर बनने का एक छोटा सा ख्याल, बस एक ख्याल, हमारे अंदर के लालच को जगा देता है। हाँ, और फिर वो लालच कैसे हमारे रिश्तों को, हमारे ईमान को, मतलब सब कुछ दांव पर लगा देता है। बिल्कुल। ये कहानी पैसे से ज्यादा पैसे की परछाई के बारे में है। तो चलिए इसी परछाई की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अमीर बनने की एक आम इच्छा से। और जैसे ही शहर में लॉटरी के टिकट आते हैं, कथावाचक का दोस्त है विक्रम, उसके पूरे परिवार में एक होड़ सी मच जाती है। हाँ, उसके पिता, चाचा, माँ, भाई सब टिकट खरीद लेते हैं। लेकिन विक्रम को इतने से संतोष नहीं होता। उसके सपने तो बहुत बड़े हैं। बहुत ज्यादा बड़े। पूरी दुनिया की यात्रा करनी है उसे। पेरू से लेकर होनोलुलु तक। और सिर्फ घूमना नहीं, एक विशाल पुस्तकालय भी बनवाना है जिसमें दुनिया की बेहतरीन किताबें हों। सही बात है। लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर परिवार में किसी और की लॉटरी निकली तो उसे क्या मिलेगा? कुछ हजार रुपए बस। और उतने में तो उसके सपने पूरे होने से रहे। यहीं पर वो अपने दोस्त यानी कहानी के कथावाचक ओम के पास जाता है, एक प्रस्ताव लेकर। साझेदारी का प्रस्ताव कि चलो हम दोनों मिलकर एक टिकट खरीदते हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है। कथावाचक एक स्कूल मास्टर है जिसकी तनख्वाह सिर्फ 20 रुपए महीना है जी। उसके लिए 10 रुपए का एक टिकट खरीदना मतलब बहुत बड़ी बात थी। हाँ, आधा महीने का वेतन। विक्रम पहले तो मजाक में अपनी अंगूठी बेचने का सुझाव देता है, लेकिन फिर 2 से 5 रुपए नकद मांगता है जो उसके पास नहीं होते। तो आखिर में क्या फैसला होता है? फैसला होता है पुरानी मैट्रिक की किताबें बेचने का। कबाड़ी को? क्योंकि अब वो उनकी किसी काम की तो थी नहीं। बिल्कुल। तो विक्रम किताबें बेचकर 10 रुपए लाता है और टिकट खरीद लिया जाता है। अब टिकट में दोनों का आधा आधा साझा है। 10 लाख में से 5-5 लाख दोनों के। और बस इसी ख्याल में दोनों एकदम खुश हैं। पैसा अभी आया नहीं है, पर ख्यालों में आ चुका है। और जैसे ही ख्यालों में पैसा आता है, पहली बहस शुरू हो जाती है। हाँ, सपनों के बंटवारे पर। विक्रम तुरंत हिसाब लगाता है कि भाई उसकी 7 साल की दुनिया की यात्रा का बजट ही 3.5 लाख का है। मतलब पुस्तकालय तो नहीं बन पाएगा। वही लेकिन कथावाचक इस बात से सहमत नहीं होता। उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। हाँ, 2 बहनों की शादी करनी है, 2 भाइयों को पढ़ाना है, एक नया मकान भी बनाना है। तो वो कहता है कि मैं तो अपने 5 लाख बैंक में जमा करूंगा और उसके सूद से, मतलब ब्याज से, अपना काम चलाऊंगा। एक बहुत ही मिडिल क्लास और सुरक्षित सोच है। बिल्कुल। लेकिन फिर उन्हें लगता है कि बैंक का ब्याज तो बहुत कम होता है। तब वो मिलकर एक नया बिजनेस प्लान बनाते हैं कि लेन देन का कारोबार शुरू करेंगे। और जब और ज्यादा पैसा जमा हो जाएगा तब विक्रम अपनी यात्रा पर जाएगा। देखिए, पैसा आया नहीं है पर बिजनेस प्लान तक बन गया। यही तो लालच का जादू है। लेकिन फिर एक और जरूरी सवाल उठता है कि टिकट पर नाम किसका लिखा जाएगा। बहुत बहस होती है और आखिर में बिना किसी लिखा पढ़ी के विक्रम का नाम लिखने पर सहमति बन जाती है, दोस्ती पर भरोसा करके। एक दिन ऐसे ही शादी को लेकर बात छिड़ती है। हाँ, विक्रम कहता है कि शादी तो जंजाल है। और कथावाचक विवाहित जीवन के फायदे गिनाता है। और इसी गुप्त बातचीत के बीच में विक्रम की छोटी बहन कुंती आ जाती है और उसे सब कुछ पता चल जाता है। अब इन दोनों को डर लगता है कि कहीं वो ये राज खोल ना दे। तो ये उसे लालच देते हैं सोने और हीरे के गहनों का। और कहते हैं कि तुम भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी लॉटरी निकल आए। लेकिन कुंती तो बच्ची है। वो ये बात पूरे घर में फैला देती है। और फिर जो होता है, सबको बहुत डांट पड़ती है, खासकर कथावाचक को, कि उसने विक्रम को बिगाड़ दिया। लेकिन अब राज खुल चुका था और लॉटरी का लालच पूरे घर में जहर की तरह फैल गया था। घर का माहौल ही बदल गया। बिल्कुल। और सबसे मजेदार बदलाव आया विक्रम के पिता बड़े ठाकुर और चाचा छोटे ठाकुर में, जो पहले पक्के नास्तिक थे, है ना? हाँ, पूजा पाठ का मजाक उड़ाते थे और अब अचानक परम आस्तिक बन गए। बड़े ठाकुर रोज सुबह गंगा स्नान करने लगे, मंदिर जाने लगे। और छोटे ठाकुर, जिन्हें गठिया था, वो घर पर ही कागज पर राम नाम लिखते और चींटियों को आटा खिलाते। मतलब भक्ति का पूरा दिखावा शुरू हो गया। और सिर्फ वो दोनों ही नहीं, विक्रम का बड़ा भाई प्रकाश, वो साधु महात्माओं के चक्कर काटते लगा। और विक्रम की माँ तो पूरी तपस्विनी ही बन गई। यहाँ प्रेमचंद दिखा रहे हैं कि धर्म और भक्ति अक्सर स्वार्थ और लालच पर ही टिके होते हैं। कथावाचक को भी यही महसूस होता है। वो समझ जाता है कि ये सब लेन देन वाली भक्ति है, एक सौदा है भगवान के साथ। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, कथावाचक के मन में एक डर बैठने लगता है। डर किस बात का? यही कि अगर लॉटरी निकल आई, हाँ, तो क्या विक्रम उसे उसका हिस्सा देगा? अच्छा, क्योंकि कोई लिखित सबूत तो था नहीं। बिल्कुल। और एक दिन विक्रम मजाक में कह भी देता है। क्या कहता है? वो कहता है, कहीं हमारा टिकट निकल आए तो मुझे अफसोस होगा कि नाहक तुमसे साझा किया। उफ,
ये मजाक नहीं था, ये उसके मन की बात थी जो बाहर आ गए। हाँ, और ये सुनते ही कथावाचक का डर यकीन में बदल जाता है उसका विश्वास पूरी तरह टूट जाता है। और वो लिखा पढ़ी करने की जिद करने लगता है। तो विक्रम क्या कहता है? विक्रम बहाने बनाने लगता है, स्टैम्प पेपर का खर्चा, कोर्ट फीस का खर्चा। अरे, जो लोग लाखों के सपने देख रहे हैं वो कुछ रुपयों के स्टैम्प पेपर के लिए बहस कर रहे हैं। वही तो, ये लालच का तर्क है। जब कथावाचक कहता है कि सादे कागज पर ही लिख दो, तो विक्रम साफ मना कर देता है। और यहीं पे दोस्ती में दरार नहीं पड़ती, दोस्ती एक तरह से खत्म ही हो जाती। दोनों के बीच बहुत तीखी बहस होती है और एक दूसरे की नीयत पर शक गहरा हो जाता है। दोस्तों के बीच नहीं था, ये तो पूरे परिवार में फैल चुका था। हाँ, एक दिन कथावाचक और विक्रम दीवानखाने से गुजर रहे होते हैं। हाँ। तो उन्हें दोनों ठाकुर भाइयों के लड़ने की आवाज आती है, बड़े ठाकुर और छोटे ठाकुर, जो कभी राम लक्ष्मण की तरह रहते थे। और झगड़े का कारण क्या था? वही पैसा। बहस इस बात पर थी कि लॉटरी का पैसा व्यक्तिगत संपत्ति होगी या संयुक्त परिवार की। छोटे ठाकुर का कहना था कि जब परिवार संयुक्त है तो पैसा भी सबका होगा। लेकिन बड़े ठाकुर इसे अपनी व्यक्तिगत किस्मत का मामला बता रहे थे। यहाँ प्रेमचंद संयुक्त परिवार की पूरी संस्था पर ही सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, बड़े ठाकुर तो अदालत जाने तक की धमकी दे देते हैं। मतलब भाई भाई में अदालत की नौबत आ गई। और भाषा देखिए, बड़े ठाकुर कहते हैं, हाँ। मोरोलत से भी दें तो 5वें हिस्से से ज्यादा किसी तरह ना मिलेगा। आधे का दावा किस नियम से हो सकता है? उफ, कोई भाईचारा नहीं, कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ नियम, कानून और हिस्सेदारी। लालच ने सारे रिश्तों को एक लेन देन में बदल दिया था। फिर विक्रम की माँ बीच बचाव करने आती हैं। वो अपने देवर यानी छोटे ठाकुर को अपने हिस्से में से आधा देने का वादा करती। लेकिन बड़े ठाकुर एक पैसा भी देने से इनकार कर देते हैं। परिवार पूरी तरह से टूट चुका था और ये लालच और अंधविश्वास किस हद तक जा सकता है, इसका सबसे भयानक उदाहरण तो अभी बाकी था। झक्कड़ बाबा वाला किस्सा। हाँ, एक शाम विक्रम का बड़ा भाई प्रकाश घर लौटता है। उसकी हालत बहुत खराब थी। सर और हाथ में पट्टी बंधी हुई, कपड़े खून से लथपथ। सब घबरा जाते हैं। तब वो बताता है कि वो झक्कड़ बाबा के पास गया था। ये कौन थे झक्कड़ बाबा? कोई पहुंचे हुए महात्मा थे जिनका तरीका बड़ा अजीब था। वो पत्थर मारकर भक्तों की परीक्षा लेते थे। और जो मार खा लेता था उसकी मनोकामना पूरी हो जाती थी। क्या ये तो पागलपन है। बिल्कुल, लेकिन प्रकाश को पूरा यकीन था कि इतनी चोटें खाने के बाद अब लॉटरी उसी के नाम निकलेगी। उसे लग रहा था कि उसने सफलता की कीमत चुका दी है। ये मानसिक दिवालियापन नहीं तो और क्या है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि छोटे ठाकुर भी बाबा के पास जाने का सोचने लगते हैं। हाँ, लेकिन जब प्रकाश बताता है कि बाबा की मार से कई लोग मर भी चुके हैं, तो उनकी हिम्मत नहीं होती। मतलब लालच जान से ज्यादा कीमती नहीं था उनके लिए। और फिर आखिरकार फैसले का दिन आता है, 20 जुलाई। पूरे घर में एक अजीब सा माहौल था, पूजा पाठ चल रहा था। दोनों ठाकुर भाई मंदिर में भगवान की भक्ति में डूबे हुए थे। प्रकाश गरीबों को मिठाई बांट रहा था, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि वो जीत गया है। मंदिर में पुजारी ने भी दोनों भाइयों को जीत का आशीर्वाद दिया, फतेह कहकर। वो भी इस ढोंग का हिस्सा था। फिर विक्रम सूट बूट पहनकर साइकिल पर डाकखाने की तरफ जाता है। और जब वो लौटता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती है। बस वो मुस्कान देखकर ही घर में सब पागल हो जाते हैं। जय जयकार होने लगती है, सबको लगता है कि लॉटरी लग गई। विक्रम भी थोड़ा सस्पेंस बनाता है। हाँ, वो कहता है कि विजेता का नाम बताने के लिए वो 1,00,000 रुपए लेगा। सब मान भी जाते हैं और बहुत नाटक के बाद आखिरकार वो घोषणा करता है कि लॉटरी अमेरिका के एक हबशी के नाम निकली है। और बस एक पल में सपनों का वो शीश महल टूटकर बिखर जाता है। सबकी प्रतिक्रिया देखने लायक थी। बड़े ठाकुर ने गुस्से में सबसे पहले पुजारी को नौकरी से निकाल दिया। मतलब भगवान ने सौदा पूरा नहीं किया तो उसके एजेंट को सजा दो। छोटे ठाकुर तो सिर पीट कर बैठ गए। और प्रकाश, वो अपना सोटा लेकर झक्कड़ बाबा से बदला लेने चल पड़ा। उसकी आस्था का महल ढह चुका था। और माँ ने कहा, सभी ने बेईमानी की है, हमारे देवता क्या करें। शायद वो अकेली थी जिन्हें समझ आया कि गलती उनकी अपनी नियत में थी। उस रात घर में चूल्हा तक नहीं जला। विक्रम और कथावाचक होटल में खाना खाने गए। तब कथावाचक विक्रम से उसकी उस रहस्यमयी हंसी का कारण पूछता है, जो लौटते समय उसके चेहरे पर थी। और विक्रम का जवाब बहुत गहरा है। हाँ, वो कहता है कि जब उसने डाकखाने के बाहर हजारों लोगों की भीड़ देखी तो उसे एहसास हुआ कि जीतना तो लगभग नामुमकिन था। और इस बात पर उसे अपनी और अपने घर वालों की मूर्खता पर हंसी आ गई कि वो एक ऐसी चीज के लिए लड़ रहे थे जो मिलनी ही नहीं थी। लेकिन कहानी का अंत एक अनसुलझे सवाल पर होता है। कथावाचक आखिरी सवाल पूछता है, सच बताना, तुम्हारी नीयत खराब हुई थी कि नहीं? और विक्रम का जो जवाब है वो शायद हाँ से भी ज्यादा साफ है। वो मुस्कुराकर कहता है, अब क्या करोगे पूछकर, पर्दा ढंका रहने दो। पर्दा ढंका रहने दो। ये एक तरह से स्वीकारोक्ति है
कि हाँ उसकी नीयत खराब हुई थी। अगर लॉटरी निकल आती तो शायद वो अपने दोस्त को हिस्सा नहीं देता। तो अंत में प्रेमचंद हमें हमारे ही सामने खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल, वो कोई फैसला नहीं सुनाते, वो बस एक आईने दिखाते हैं और एक बहुत ही असहज सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। सवाल ये है कि अगर वो टिकट हमारे हाथ में होता तो क्या हमारा ईमान डगमगाता? और विक्रम का जवाब हम सबसे कह रहा है कि शायद हम खुद भी इस सवाल का सच्चा जवाब नहीं जानना चाहते। यही इस कहानी की जीत है। आज की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी का ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आज की कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। मिलते हैं अगली कहानी में।